आज के इस वीडियो में हम निर्मला उपन्यास के बारे में जानेंगे। किसी ने मुझे निर्मला उपन्यास के बारे में उसका व्याख्या करने के लिए कहा था, पर मैं वीडियो बनाने में लेट हो गई, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। निर्मला उपन्यास में हम निर्मला उस पाठ का परिचय, कथा सार यानी कि संक्षेप में उस कहानी को जानेंगे। फिर निर्मला का चरित्र चित्रण, निर्मला उपन्यास में चित्रित समस्याएं, प्रतिपाद्य या उसका उद्देश्य निर्मला का क्या रहा है, प्रेमचंद ने क्या बताना चाहा है और शीर्षक जो निर्मला रखा गया है वो कितना सार्थक है। तो चलिए वीडियो देखते हैं हम। परिचय। साहित्य समाज का दर्पण होता है और प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास से समाज में फैली हुई कुप्रथाओं, समस्याओं को दर्शाने का एक बहुत ही सार्थक सा प्रयास किया है। निर्मला की तरह आज भी हजारों बेटियां अपने कर्तव्य और परिवार की इज्जत की खातिर अपने जीवन को बलिदान कर देती है। आधुनिक काल में समाज की मानसिकता बदल तो गई है, बेटियां अपने हक के प्रति जागरूक भी हो रही है, परंतु पूर्णतः अभी भी स्वतंत्र नहीं हो पाई है। साथ ही अनमेल विवाह का मार्मिक सा चित्रण प्रेमचंद ने अपने इस उपन्यास में भी किया है कि किस प्रकार से निर्मला का अपने से 2 गुना उम्र में व्यक्ति से शादी हो जाती है और उसका सारा जीवन परेशानियों में कट जाता है। अमेरिका के विद्वान और उपन्यासकार डॉक्टर डेविड रूबिन ने द सेकेंड वाइफ के नाम से निर्मला उपन्यास का अनुवाद भी किया है। डेविड रूबिन ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से तुलनात्मक साहित्य में डॉक्टरेट भी की है। कथा सार। उदय भानु लाल बनारस के अमीर और प्रतिभावान वकील थे। परिवार में उनकी पत्नी कल्याणी, 2 लड़कियां निर्मला और कृष्णा तथा 2 लड़के चंद्रभानु और सूर्यभानु थे, जिसमें बड़ी का नाम निर्मला और छोटी का कृष्णा था। निर्मला का उम्र 15 साल था, कृष्णा 10 साल की थी। फिर भी उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर ना था। दोनों चंचल, खिलाड़िन और सैर तमाशे पर जान देती थी। दोनों गुड़ियाओं का धूमधाम से ब्याह करती थी, सदा काम से जान चुराती थी और माँ पुकारती रहती थी काम के लिए, पर दोनों कोठे पर छिप के बैठी रहती थी कि ना जाने माँ किस काम के लिए उन्हें बुला ले। दोनों अपने भाइयों से हमेशा लड़ा करती थी, नौकरों को डांटती थी और बाजे की आवाज़ सुनते ही दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती थी। परंतु आज एकाएक ऐसी बात हो गई जिससे बड़ी को बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया। कृष्णा यही है, पर निर्मला बड़ी गंभीर, एकांत प्रिय और लज्जाशील हो गई। इधर महीनों से बापू उदय भानुलाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मेहनत रंग लाई है। उदय भानु ने अपनी बड़ी पुत्री निर्मला की शादी लखनऊ निवासी बापू भालचंद्र सिन्हा के बड़े पुत्र भुवन मोहन के साथ निश्चित की है। भालचंद्र सिन्हा ने स्वयं कह दिया था कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, किंतु बारातियों का आदर सत्कार अच्छी तरह से होना चाहिए। अतः वकील साहब शादी के लिए बहुत अधिक खर्च करने को तैयार हो जाते हैं, परंतु व्यवहार कुशल पत्नी कल्याणी उसकी इस बात का विरोध करती। लड़ाई से परेशान होकर उदय भानु घर छोड़कर निकल जाता। आधी रात में उनसे एक केस में हारा हुआ मुजरिम उन्हें अकेला पाकर उन्हें जान से मार देता है। उदय भानु की मृत्यु से उनके समधी भालचंद्र सिन्हा बेटे का विवाह निर्मला के साथ करने से मुकर जाते हैं। अतः कल्याणी कुछ बेबसी में निर्मला का शादी 3 लड़कों के पिता विदुर दुहाजू मुंशी तोताराम के साथ कर देती है। तोताराम 45 वर्षीय वकील थे। वे अत्यधिक परिश्रमी थे, अतः उनके सिर पर बाल पक गए थे। श्याम स्थूल देह में तोंद निकली हुई थी। अपनी वीरता के झूठे प्रसंग कह सुनाते हैं। तब निर्मला पति की काम लालसा को जान जाती है। उसे अपने पति के पागलपन पर दया आने लगती है और वह उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास करती है। ससुराल में गहने, कपड़े और धन संपत्ति निर्मला को रूप विरुद्ध और संतोष प्रदान करते हैं, परंतु उसका मानसिक असंतोष बहुत बढ़ जाता है। पति से उसे पहले से ही असंतोष है। उसमें विदुर ननद रुक्मणी उसे निरंतर कोसती रहती है। निर्मला अपना मन अन्य बातों और कार्यों में लगा लेती है। वह बच्चों के देख रेख में लग जाती है। बड़े पुत्र मनसाराम से अंग्रेजी भी पढ़ती है, किंतु इसमें काम वासना में अंधे पति को शंका उत्पन्न हो जाती है और वे किसी बहाने मनसाराम को छात्रालय में भेजने का निश्चय कर लेते हैं, यानी कि हॉस्टल में। तोताराम के बहुत अधिक तंग करने पर मनसाराम घर छोड़कर छात्रालय में रहने लगता है। निर्मला उसे रोकने की कोशिश करती है, परंतु वह असफल होती है।
तोताराम के शंकाओं को समझते हुए निर्मला जो है तोताराम की उपस्थिति में मनसाराम के प्रति क्रूरता का अभिनय करती है, परंतु किशोर हृदय मनसाराम इस अभिनय को सत्य समझ लेता है और इसी कारण छात्रालय में वह चिंताशील बन जाता है, दुर्लभ और बीमार भी हो जाता है। अनेक उपाय करने पर भी मनसाराम अच्छा नहीं होता। अंत में उसे विमाता निर्मला के अभिनय का वास्तविकता का रहस्य विविधता हो जाता है, यानी कि उसे पता चल जाता है। मनसाराम की अत्यंत बुरी दशा के समाचार सुनकर निर्मला अस्पताल पहुंच जाती है। उसे देखते ही निर्बल मनसाराम उठ खड़ा होता है, अपनी विमाता के चरणों में गिरकर उससे क्षमा याचना करने लगता है और उसे निष्कलंक सिद्ध करता है। अब मुंशी तोताराम का वहम नष्ट होता है और वे निर्मला के शुद्ध स्नेह का महत्व समझते हैं और उससे अन्याय के लिए क्षमा मांगते हैं, परंतु अब बहुत ही विलम्ब हो चुका है। बहुत देर होने के कारण देखते ही देखते मनसाराम क्षण भर में क्रूर अन्यायिक समाज से हमेशा के लिए विदा ले लेता है। निर्मला को अपनी छोटी बहन कृष्णा के विवाह की अब चिंता सताती है। डॉक्टर सिन्हा को भी अपनी भूल का प्रायश्चित होने लगा और वह अपने पिता से कहकर अपने छोटे भाई का विवाह कृष्णा के साथ तय कर देता है। सुधा गुप्त रूप से निर्मला की माता कल्याणी को 500 रुपये भेजकर उपहार करती है। इधर मुंशी तोताराम पुत्र वियोग में उदास रहते हैं। अब वे कचहरी का काम भी ठीक तरह से नहीं कर पाते, परिणामतः आमदनी कम हो जाती है। उन्हें रुपए कर्ज लेने पड़ते हैं। जब वे कर्ज अदा नहीं कर पाते हैं तो साहूकार उनका मकान नीलाम करवा लेता है। इसी बीच निर्मला एक पुत्री आशा को जन्म देती है, जिसमें तोताराम अपने खोए पुत्र मनसाराम को पाते हैं, परंतु क्या तिनके का सहारा पाकर कोई तट पर पहुंच सकता है। मुंशी तोताराम की स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है। उनका मझला पुत्र जियाराम बुरी संगति में फंसकर उद्दंड हो जाता है। वह इतना धृष्ट है कि अपने पिता को भी ताने सुनाता है। एक रात को वह निर्मला के कमरे में चुपचाप घुसकर उसके गहनों का संदूक उठाकर भाग जाता है। निर्मला उसे देख भी लेती है, परंतु मुंशी जी को कुछ नहीं बताती। चोरी की बात सुनकर मुंशी तोताराम पुलिस में शिकायत कर देते हैं। पुलिस जियाराम को ही चोर बताती है, पर निर्मला घर की इज्जत मिट्टी में मिलाना नहीं चाहती थी, अतः वह पुलिस को थोड़ी बहुत रिश्वत देकर मामला शांत करने की कोशिश करती है, परंतु जियाराम डर के मारे आत्महत्या कर लेता है। जियाराम की आत्महत्या से तोताराम के दिल पर गहरी चोट पहुंचती है। निर्मला भी बिल्कुल दयनीय हो जाती है। पुत्र शोक में वकील साहब का भी किसी काम में दिल नहीं लगता, अतः निर्मला पैसे बचाने हेतु अबोध बालक सियाराम से बाजार से सौदा खरीद मंगवाती है। बार बार के बाजार के चक्कर से तथा नित्य ही विमाता के ताड़ना पाकर सियाराम तंग आ जाता है। इतने में एक बार बनिए के दुकान पर एक साधु से उसकी भेंट हो जाती है। माता विहीन सियाराम पर साधु की बात का गहरा असर पड़ता है। परिणामतः एक दिन वह भी घर छोड़कर साधु महात्मा के साथ भाग जाता है। तलाश करने पर भी सियाराम नहीं मिल पाता है तो तोताराम स्वयं पुत्र की खोज में निकल पड़ते हैं। इस प्रकार लगातार संकट बाधाएं उपस्थित होने पर निर्मला थक जाती है, हार जाती है। वह शांति लाभ के लिए सुधा के घर जाती है, परंतु दुर्भाग्य वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। सुधा की अनुपस्थिति में डॉक्टर सिन्हा निर्मला की ओर आकृष्ट हो जाते हैं और एकांत पाकर उससे छेड़छाड़ करने लगते हैं। सुधा सारी बात समझ जाती है। वह अपने पति को भली बुरी बातें सुनाती है। परिणामतः वह अपने दुष्कर्मों से लज्जित होकर डॉक्टर सिन्हा विष खाकर आत्महत्या कर लेते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात सुधा अपने देवर के साथ घर चली जाती है। निर्मला व्याकुल चिंतातुर रहती है और बीमार हो जाती है। अपना अंत निकट देखकर छोटी बच्ची आशा को अपनी ननद रुक्मणी के हाथों सौंपकर क्रूर समाज से सदैव के लिए विदा लेती है। मोहल्ले के लोग एकत्रित हो जाते हैं। निर्मला की मृतदेह बाहर निकाली जाती है। लोग चिंता मग्न है कि लाश को अग्निदाह कौन देगा। इतने में एक दुर्लभ वृद्ध मुंशी तोताराम वहां उपस्थित हो जाता है और यहाँ उपन्यास का अंत होता है। आगे हम इस उपन्यास में निर्मला के चरित्र चित्रण को जानेंगे।
माता अपनी बेटी का विवाह उससे बड़ी उम्र के विदुर व्यक्ति से कर देती है, जिसका परिणाम जीवन भर लड़की को ही भोगना पड़ता है। निर्मला ने पूरा जीवन घुट घुट कर बिताया, सौतेले बच्चों को माँ का प्यार दिया, पर उसे भी सबकी नज़र से देखा जा रहा। ऐसे में मन टूटी निर्मला तोताराम को पत्नी का प्यार नहीं दे पाई। निर्मला एक पतिव्रता सुशील गृहिणी मातामयी माता के रूप में एक आदर्श नारी है। पिता की मृत्यु के बाद दहेज ना दे पाने के कारण ही मां की इच्छा के लिए अपने जीवन के दुहाजू पति को सौंप कर भी निर्मला ऊपर से नकली मुस्कान ओढ़े तिल तिल कर अंदर ही अंदर घुटते हुए अंत में बेटी को जन्म देकर चल बसती है और मौत से पहले अपनी विधवा ननद को कहे गए सब पाठक को हृदय को अंदर से चीरते हुए घायल कर देते हैं। दीदी जी, बच्ची को आपकी गोद में छोड़कर जाती हूँ, चाहे कुंवारी रखिए या विष डालकर मार डालिए, पर कुपात्र के गले मत मरिएगा। निर्मला उपन्यास में चित्रित समस्याएं। निर्मला एक कालजीय रचना है जो आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है जो उस दौर में थी। निर्मला में प्रेमचंद ने तत्कालीन समाज में व्याप्त दहेज, अनमेल विवाह जैसी कुप्रथाओं को चित्रित किया है। प्रेमचंद ने मृत्यु के समय निर्मला के मुंह से निकले हुए शब्दों को बड़ी मार्मिकता से अभिव्यक्त करते हुए सांकेतात्मक संदेश दिया है। कितना दर्द, सच्चाई और कड़वाहट छिपी है इन शब्दों में। बड़ी पीड़ा को भोगती हुई कितनी ही बेटियां दहेज की बलिदेव में निछावर हो जाती है। जीवन भर अनमेल विवाह का दस झेलती हुई घुट घुट कर मर जाती है। अपने माता पिता परिवार की इज्जत के खातिर अमूचा जीवन पीड़ा में सहकर गुजार देती है। कितनी ही बेटियां आत्महत्या कर लेती है। ऐसे में देखा जाए तो निर्मला के पात्र कथात्मक आज के युग में भी प्रासंगिक है। भारतीय संस्कृति में विवाह को एक पवित्र बंधन माना गया है। ऐसे में पैसे यानी कि दहेज लेकर बेटियों का सौदा करना, अपने बेटे की मोल लगाना कितना गलत है, ये भी जताने की कोशिश प्रेमचंद ने की है। कुंठित युवक तथा विधवा स्त्रियों की समस्या। पिता से दूसरे विवाह से युवा बच्चे भटक जाते हैं, कुंठित होकर आक्रोश का शिकार हो जाते हैं। युवा वर्ग के आक्रोश को प्रेमचंद ने बखूबी अभिव्यक्त किया है। युवा पीढ़ी के मनोविज्ञान को उन्होंने मनसाराम और जियाराम जैसे पात्रों के जरिए चित्रित किया है। विवाह के बाद निर्मला की मनोदशा का चित्रण करके उन्होंने नारी मनोविज्ञान को अभिव्यक्ति प्रदान की है। ये जताया है कि नारी धन दौलत की बजाय पति के योग्यता को प्राथमिकता देती है। निर्मला उपन्यास के उद्देश्य की बात करें तो उसके 3 बिंदुओं पर हम ध्यान देंगे। पहला, जिसमें अमानवीय दहेज प्रथा का चित्रण, अनमेल विवाह के कुप्रथाओं का चित्रण, और तीसरा है सामाजिक अंधविश्वासों का चित्रण। अमानवीय दहेज प्रथा का चित्रण, जो कि पिछले ही हम अभी कुछ देर पहले देखे कि प्रेमचंद ने दहेज का जो है सेवा सदन में भी बहुत अच्छे से उजागर किया है, लेकिन निर्मला में इसे वे विभिन्न रूप में पेश करते हैं। जैसे उदय भानुलाल अपनी पुत्री का विवाह ठीक हो जाने पर बहुत प्रसन्न होते हैं। इसका कारण यही था कि किसी भी प्रकार के दहेज की मांग नहीं की गई थी, इसीलिए वे खुद से ही अधिक खर्च करना चाहते थे। प्रतिदिन विवाह के खर्च को लेकर हिसाब लगाते थे और प्रतिदिन रकम बढ़ती जाती थी। उदय भानु की पत्नी कल्याणी विवाह के खर्च से बहुत ज़्यादा दुखी और चिंतित रहा करती थी। इसी बात को लेकर दोनों में वाद विवाद होती है और इसी स्थान पर लेखक ने दहेज के कारण आने वाली परेशानियों को दर्शाना शुरू किया। वाद विवाद से दुखी होकर उदय भानु घर छोड़कर निकल पड़ते हैं और अवसर पाकर उसका दुश्मन मतई जो है वो उसे जान से मार देता है। कल्याणी के लिए निर्मला का विवाह जरूरी हो जाता है और वह दंता पाकर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से निर्मला का विवाह कर देती है। अनमेल विवाह की कुप्रथा का चित्रण। प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास में अनमेल विवाह के दुष्परिणाम को यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया है। अपने पिता की उम्र का पति पाकर निर्मला को एक पति का सुख नहीं मिल पाता। उसका युवा मन विद्रोह कर उठता है और इस अनमेल विवाह को उन्होंने अपने जीवन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। प्रेमचंद का भी पहला विवाह अनमेल होने के कारण वह उससे प्रसन्न नहीं होते और अंत में वह दूसरा विवाह कर लेते हैं। तीसरी अगर हम बिंदु पर ध्यान दें तो सामाजिक अंधविश्वासों का भी चित्रण हमें निर्मला उपन्यास में देखने को मिलता है। जैसे दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्याओं के साथ लेखक ने अनेक समस्याओं का भी चित्रण किया है, जिसमें समाज
में गंभीर समस्याएं पैदा होती है। अंधविश्वासों के कारण सुधा के बच्चे की जान भी चली जाती है और साधुओं पर विश्वास करने के कारण उनके जाल में फंसकर सिया राम घर छोड़कर चला जाता है। शीर्षक की सार्थकता। निर्मला इस उपन्यास की नायिका के नाम पर रखा गया है। प्रेमचंद ने इस उपन्यास की कथा वस्तु का ताना बाना निर्मला के संपूर्ण जीवन को लेकर ही बुना है। लेखक ने निर्मला के माध्यम से मध्य वर्ग की नारी को पाठक के सामने रखा है। निर्मला एक अच्छे घर के खाते पीते परिवार में जन्म लेती है और विवाह पूर्व उसका जीवन खुशियों से भरा रहता है, लेकिन विवाह के बाद उसके जीवन की स्थितियां बिगड़ने लगती है। पिता की आकस्मिक मृत्यु के कारण और दहेज ना दे पाने के कारण उसका विवाह एक उससे 2 गुना उम्र के व्यक्ति के साथ कर दी जाती है, जिससे उसकी खुशियां छीन लेती है। तोता राम से विवाह के बाद वह जीवन में छोटी छोटी खुशियों को तलाश करने लगती है। उसे भी संदेह की नज़र से देखा जाता है। निर्मला नाम इस उपन्यास के लिए उचित ही है। आदि से अंत तक निर्मला की कथा चलती है। निर्मला के परिचय से कथा का आरंभ होता है और उपन्यास के सारे पात्र निर्मला के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इसीलिए विषय वस्तु के अनुकूल निर्मला नामकरण उपयुक्त और सार्थक है।